भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक लाइन में अमित शाह के बाद नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न, बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या टीएमसी? आशीष जी, अब हमारा रैपिड फायर शुरू हो रहा है और आपको एक लाइन में जवाब देना है, ठीक है? भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। बहुत आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री वर्तमान में या जो रह चुके हैं, ऐसा मैं कोई आजादी है मेरे पास की? वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी। और अगर हम ये पूछे कि देश की आजादी से लेकर आजादी के बाद और अभी तक में कौन, तब मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि आज भी उनकी पॉलिसी और उनकी लीगेसी, वाइब्रेंट गुजरात आज भी भारत में ही नहीं, अभी देखेंगे आप डावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच है, वहां भी भारत जो गुजरात का मॉडल लगा है, उस पे भी आज भी वही थीम चल रही है, वाइब्रेंट गुजरात की। यानी मोदी जी को लीगेसी आज ही फॉलो हो रही है। उनको गुजरात छोड़े हुए 11 साल से ज्यादा हो गए हैं। एक लाइन में अमित शाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी नए भारत के लौह पुरुष हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व जो किसी भी असंभव टास्क को संभव और सफल बनाने के लिए सामर्थ्यवान है। नितिन नवीन जी एक ऐसे युवा हैं जो मिलेनियल हैं और आने वाली जो जनरेशन है, जेनजीज है, उसके मिलेनियल का शुरुआती दौर के नेता हैं और मैं मिलेनियल का सबसे लास्ट एज का हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि वो एक ऐसे दौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे तकनीकी का विकास होना शुरू हुआ है और आज सारी तकनीकी आ गई हैं। तो उन्होंने शुरुआत से लेके बनने तक का पूरा दौर देखा है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही डायनेमिक बीजेपी के शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो बहुत ही डायनेमिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं बीजेपी। कल उनकी घोषणा हुई है जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सारे प्रश्न राजनीति की है। तो रेखा गुप्ता जी, मुझे लगता है कि मैं जब से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैंने दिल्ली में एक चीज ऑब्जर्व किया है कि रात को मैं कहीं जा रहा था, तो वहाँ मैंने, सॉरी एक लाइन से ज्यादा बताऊंगा, रात को मैं कहीं जा रहा था तो मैंने देखा रात में भी डेवलपमेंट कार्य चल रहे थे, रात में सड़क बन रही है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। और ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा कि मतलब दिल्ली में एक बहुत अच्छा विकास कार्य चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से काम किया जा रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी एक बहुत बड़े संघर्ष से उभरी हुई राजनेता है, लेकिन वर्तमान में जो उनकी छवि बनी हुई है वो, या वर्तमान में वो जो चर्चाओं का विषय है वो नकारात्मक ज्यादा है। जैसे अभी आपने देखे है, मैंने समाचारों में देखा कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही थी, वहां से फाइलों को लेके आ जाना। मुझे नहीं लगता एक मुख्यमंत्री को सरकारी कार्य में बाधा डालना उनकी संवैधानिक पद की मर्यादा के अनुरूप है। मुझे नहीं लगता ये उनके पद के मर्यादा के अनुरूप है, ये गलत हो सकता है। मुझे, मेरा व्यक्तिगत विचार, मुझे लगता है ये सही नहीं है। एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न, बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या टीएमसी? ये मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, तो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, हालांकि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैंने जो भी प्रश्न किए हैं उससे इर्द गिर्द किए हैं, तो इस पे अगर आप कुछ विचार रखें तो दर्शकों के लिए मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीएमसी को मिलने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, जो अब तक जो न्यूज से देखा हूँ, क्योंकि मैं कभी बंगाल नहीं गया हूँ, तो न्यूज में मुझे जो दिखाई देता है, मुझे लगता है कि जैसे आरजी करके एक मेडिकल कॉलेज में बहुत दर्दनाक और भयावह बलात्कार की घटना हुई थी। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं वहाँ पे, शारदा घोटाला है, चिट फंड का घोटाला है और कोयला घोटाला है, और अभी जो आईपैक में जो ममता बनर्जी का जिस तरह से वहाँ इन्वॉल्व होना है, वो फाइल लेके आना, मुझे नहीं पता सही है गलत है जो भी है, लेकिन वो सब चीजें कहीं ना कहीं वहाँ की नकारात्मक छवि को दिखाता है। क्योंकि बंगाल शुरुआत से ही भारत में जो पुनर्जागरण का काल रहा है, तो वहाँ के लोग काफी पुनर्जागृत लोग हैं, बहुत अवेयर लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार, क्योंकि अगर पिछला चुनाव देखें तो पहले बीजेपी का नंबर बढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के पास कुछ खोना है। बीजेपी को तो जो कुछ है वो गेन ही करना है। अगर कोई खोने की कंडीशन में होगा तो वो टीएमसी हो सकती है। दिल्ली में बढ़ती पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या हो सकता है? रोहित जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, नीतिगत मुद्दा है। मुझे लगता है रोहित जी, जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो कोई
1 साल 2 साल या 4 साल का कोई समस्या नहीं है, ये पिछले कई सालों का एक समुचित समस्या है जो अभी एकीकृत होके हमें दिखाई दे रही है। रोहित जी, इसमें बहुत ढेर सारे फैक्टर हैं, जो बहुत ढेर सारे वाहनों का यूज होना, मतलब हमारे देखें अगर दिल्ली में प्रति व्यक्ति वाहन की घनत्व देखें तो बहुत ज़्यादा है। आसपास जो दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत कठिन है, जियोग्राफिकल रूप से, संरचनात्मक रूप से काफ़ी कठिन है। कैसे? जटिल है, क्योंकि एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ से राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो हवाओं का इधर से आर्द्रता भरी हवाएं आती हैं और वो इधर से धूल भरी हवा आती है, तो चोक हो जाती है। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे चोक हो जाती है। दूसरी चीज क्या होता है कि ठंड के दिनों में एक जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम धीरे धीरे ठंड के दिनों में नीचे आती है, तिब्बत के पठार के नीचे आती जाती है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे दबाव और ज्यादा बढ़ता जाता है और आर्द्रता बढ़ती जाती है। जो हिमालयी आर्द्रता होती है वो नीचे धीरे धीरे खिसकती जाती है, और ये को संयोग बस ये होता है कि दिवाली का भी समय उसी समय आसपास आता है। लेकिन आप देखोगे कि जो सर्वाधिक पॉल्यूशन का जो पीरियड है वो दिवाली के काफी दिन बाद भी बहुत ज्यादा दिन तक था। मतलब दिवाली से उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, लोग दिवाली से जोड़ देते हैं, लेकिन उसका कोई दिवाली से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि दिवाली क्या है, लोगों को, एक तो मैंने बोला आपको कि हिंदुओं को हिंदुओं के त्योहार पे ज्यादा उस पर कमियां दिखाने का अवसर मिलता है, ज्यादा उन पे उंगली करना ज्यादा आसानी लगता है, दूसरे धर्म पे करने पे उन्हें कठिनाई महसूस होती है, लेकिन हिंदुओं के बारे में वो कुछ भी कह सकते हैं। तो एक ये समस्या है। दूसरी मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन जो आपने पूछा है, सॉल्यूशन एक लॉस एंजल्स अमेरिका का एक शहर है, वहाँ का मॉडल अपनाया जा सकता है। और दूसरी चीज, एक और चीज जोड़ी जा सकती है कि बतौर मैं नागरिक हूँ, हम पब्लिक व्हीकल का ज्यादा यूज करते हैं प्राइवेट व्हीकल के कंपेयर में। तो एक अधिकारों की बात तो सभी करते हैं, बात है दायित्वों की। जब हम बात करते हैं कर्तव्यों की, लोग कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना चाहते, सिर्फ अधिकारों की ही मांग करते हैं। आप देखेंगे इंदौर को, इंदौर आज अपने कर्तव्यों की, वहाँ के नागरिक कर्तव्यों की वजह से आज इंदौर अपने आप को 2016 से लगातार अव्वल दर्जे पे ला के रखा है स्वच्छता के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है इंदौर से बहुत ज़्यादा यहाँ अच्छी लिटरेसी रेट है, यहाँ ज़्यादा अवेयर लोग हैं, तो दिल्ली बहुत आगे जा सकता है। बस अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में जो सामंजस्य है और जनता, सरकार का भी प्रयास चाहिए और जनता का भी संयुक्त प्रयास चाहिए, तो मुझे लगता है दिल्ली अच्छा हो सकता है। आपने इंदौर का नाम लिया जी। हाल ही में इंदौर में पानी पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, जी, और वहाँ पे ऐसी समस्या, बिल्कुल। इसको आप कैसे देखते? आपने बहुत ही संवेदनशील प्रश्न पूछा और बहुत ही जरूरी प्रश्न पूछा है। इंदौर में एक क्षेत्र है भागीरथपुरा। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल पीने से लगभग 20 के आसपास बच्चों की मौत की जो संख्या बताई गई, संख्या, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए था, और ये कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की गैर जिम्मेदारी का परिणाम है। जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, विधि सम्मत कार्रवाई हो, और मुझे लगता है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने बोला इंदौर स्वच्छ है, इंदौर स्वच्छ तो है ही है। इंदौर देश का एकमात्र वाटर प्लस सिटी है, और वहाँ पे वाटर जनित बीमारी से लोग मरे हैं, ये उसके लिए और एक नकारात्मक छवि बनाता है। लेकिन इसमें इंदौर वासियों की कोई गलती नहीं है, ये उस पर्टिकुलर वार्ड के जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे, जो कर्मचारी जो जल विभाग के रहे होंगे, जो पेयजल आपूर्ति विभाग के रहे होंगे, मुझे लगता है ये उनकी अपनी कमियां हैं, उनकी गैर जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं निगरानी की कमी रही होगी, जिसकी वजह से ये गंभीर घटना घटित हुई है। भारत में ऐसी और घटनाएं कभी ना घटित हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और ऐसा निवेदन करता हूँ सरकारी तंत्र से कि वो इसे एक केस स्टडी के रूप में ले और इसे सुधारें, और भविष्य में ऐसी कभी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा मैं निवेदन कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रोहित जी, आपको मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।